एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फास्ट ट्रैक सीरीज जिसमें वी आर गोइंग टू कंप्लीट फुल बॉटनी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल तक कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको इकोलॉजी करा दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही पूरे हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन 35 to 45 मिनट्स। सिर्फ खाली इतनी देर में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और अराउंड इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ भी सकते हैं। अगर हम बात करें तो फटाफट इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बाकी जो भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, इसके बाद जो हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल इन हेरिटेंस, मॉलिक्यूलर, और इसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स, these all the chapters we are going to complete tomorrow। इन्हें हम कल फिनिश कर देंगे। एंड मेरे को एक चीज और बतानी है, दैट इज 1 फर्स्ट ऑफ मे को मैं एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, जिसमें एटलीस्ट मैं कितने क्वेश्चंस लेके आऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं 400 to 500 क्वेश्चंस लेके आऊं। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, कहीं ना कहीं इन्हीं सबसे क्वेश्चन आएंगे। मैं 400 to 500 क्वेश्चन लेके आऊंगी, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें आप अपना रिवीजन करिए। फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ को आपका पेपर है, फोर्थ को आप बिल्कुल कुछ मत करना। एंड फर्स्ट तक मैं आपके जो बॉटनी के सारे लेक्चर्स जो हैं कंप्लीट करा दूंगी। मैं जूलॉजी भी पढ़ाती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि लैपटॉप बहुत टाइम बाद वर्क किया है, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले बॉटनी उठाई थी। क्योंकि बच्चों को जूलॉजी पार्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, बॉटनी ही वीक पार्ट होता है। इसी वजह से मैंने बॉटनी कवर किया इन 2 to 3 डेज। तो चलिए अपना फटाफट से आगे हम बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता था, मैम बॉटनी जूलॉजी आप एक दिन में भी करा सकते हो, और जैसे बाकी सारे टीचर्स बॉटनी 1 डे फुल लेक्चर करा रहे हैं, मैं 6 to 7, 10 to 12 आवर्स की वीडियोस अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकती, नॉट इन दैट स्टेज राइट नाउ। बट हाँ, सून आई एम गोइंग टू अपलोड, बट राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो हम जितने चैप्टर्स हो सकते हैं उतने करते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करूंगी दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, प्लांट शो करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी शो करते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से बैक्टीरिया शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम हेट्रोट्रॉफ की बात करें, यहाँ हेट्रोट्रॉफ की स्पेलिंग गलत है। जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। अब फूड होता क्या है, फूड होता है आपकी जो इनऑर्गेनिक CO2 को कन्वर्ट कर दे ग्लूकोज में, या फिर कह लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या कह लो कार्बोहाइड्रेट में, उसे हम फूड कहते हैं। फूड जो है वो प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, एंड इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, मतलब सिंथेसाइज करता है कुछ। कैटाबॉलिक होता है ब्रेक डाउन करना, एनाबॉलिक होता है सिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, पहली तो बात, जितना भी अर्थ पे खाना मिलता है इट इज अ प्राइमरी सोर्स, फोटोसिंथेसिस उसके लिए जरूरी है। और फोटोसिंथेसिस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्लोरोफिल, लाइट और CO2। अगर आगे बात करें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। टोटल कितने एक्सपेरिमेंट है, दैट इज 7 एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट है, एक लीफ ले ली, उस लीफ को कवर कर लिया एक ब्लैक पेपर से, और उस पे जब लाइट डाली, लाइट डालने के बाद देखने को मिलेगा जो एक्सपोज पार्ट है, मतलब जहां पे ब्लैक पेपर नहीं है वहां पे स्टार्च की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, मतलब जहां ब्लैक पेपर है वहां स्टार्च सिंथेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हमने एक लीफ ली और उस लीफ को किस में डिप कर दिया, दैट इज डिप इनटू अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में डिप किया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट था, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना। तो जैसे ही हम लीफ को उसमें डिप करेंगे तो जितना भी एक्सपोज पार्ट है, मतलब जो बाहर वाला पार्ट है, वहां वो शो करेगा स्टार्च पॉजिटिव, मतलब वहां पे स्टार्च की सिंथेसिस होगी, जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर है, वहां स्टार्च सिंथेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेलजार एक्सपेरिमेंट, तो इसके लिए 1770 लिखा है, जो कि जोसेफ प्रिस्ले ने बताया था। इन्होंने एयर को डिस्कवर किया था, बाद में उस एयर का नाम क्या दिया गया था, ऑक्सीजन दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है बेलजार एक्सपेरिमेंट किस किस बेसिस पे है, तो इन्होंने डिस्कवर की थी
एयर, बट उस एयर को बाद में ऑक्सीजन ईगन हाउस ने कहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूव किया, सपोज ये डायग्राम आपको दिया है कि एक जार ले लिया, उसके अंदर एक माउस और एक बर्निंग कैंडल है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे माउस भी डाई हो जाएगा और बर्निंग कैंडल भी जो है वो बुझ जाएगी। लेकिन अगर उसमें कोई आप प्लांट रख दो, सपोज दैट इज अ मिंट प्लांट, अगर कोई प्लांट रख दो तो प्लांट रखने के बावजूद आपको क्या देखने को मिलेगा, माउस भी अलाइव रहेगा और कैंडल भी जलती रहेगी। तो हमें यहाँ पे क्या पता, जो प्लांट था उस वो एयर रिस्टोर कर रहा था, वट एवर द ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, जो भी ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव कर रहे थे एयर को, जिस एयर को, उस एयर को रिस्टोर करने का काम कौन कर रहा था, प्लांट। अगर हम बात करें, ईगन हाउस ने वही प्रिस्ले का सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया, एक बार दिन में और एक बार रात में, ये बताने के लिए कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने दिन में एक एक्वाटिक प्लांट रखा, कौन सा वो एक्वाटिक प्लांट था, दैट इज योर हाइड्रिला। देखो प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, मैं एक एक चीज कवर करा दूंगी, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, बस मेक श्योर दैट कि आप इस लेक्चर को कवर करें, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राइट सनलाइट में उन्हें देखने को मिला कि कुछ छोटे छोटे स्मॉल बबल देखने को मिल रहे हैं जहां पर प्लांट का ग्रीन पार्ट है, मतलब जो भी ग्रीन एरिया वहां पे छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, और बाद में वो बताया गया कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट था, वो जो बबल थे वो क्या रिलीज कर रहे थे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। वोन सैट की बात करें, 1854 में उन्होंने बताया ग्लूकोज की प्रोडक्शन बहुत जरूरी होती है, और ग्लूकोज की प्रोडक्शन कब हो रही थी, जैसे जैसे प्लांट ग्रो कर रहा था। ग्लूकोज जो स्टोर होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, किसमें, प्लांट्स के अंदर। अगर क्वेश्चन आ जाए तो एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये आपको आंसर करना है इन अ कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो भी ग्रीन सब्सटेंस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, वट एवर द ग्रीन सब्सटेंस, कौन से ग्रीन सब्सटेंस की बात की गई थी, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल। वो कहाँ लोकेटेड होता है, एक स्पेशल बॉडी में, उस स्पेशल बॉडी को क्या कहा गया, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। जो भी ग्रीन पार्ट प्लांट में प्रेजेंट होता है वहीं पर ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टी डब्ल्यू एंगलमैन ने, तो टी डब्ल्यू मैन ने एक लाइट को पास किया एक प्रिज्म से, एक प्रिज्म लिया, वहां से एक लाइट पास की, और लाइट जैसे ही स्प्लिट हो गई, उसके बाद उसे वहां पे एल्गा रख दिया, कौन सा एल्गा, दैट इज अ ग्रीन एल्गा, जिसे क्लेडोफोरा कहा जाता है। और उसे बाद में किसमें प्लेस कर दिया गया, दैट इज इन अ सस्पेंशन, व्हाट काइंड ऑफ सस्पेंशन इट इज, दैट इज अ एरोबिक सस्पेंशन। और एरोबिक सस्पेंशन ही क्यों यूज किया था, बिकॉज एरोबिक बैक्टीरिया ही जो है वो ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा जितने भी बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, वो सिर्फ ब्लू और रेड रीजन में देखने को मिल रहे थे, और उसी को कहा गया एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी की तरह होता है, मतलब एक डायग्राम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का है, जिसमें वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, और वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बिल्कुल सेम है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्लियस वैन लीन की, तो जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने किस पे काम किया था, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, और कहा था कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया था कि जो वाटर होता है, मतलब हाइड्रोजन जो होता है, वो CO2 को रिड्यूस करता है और क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट, या कहो ग्लूकोज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वट एवर द ऑक्सीजन रिलीज इन दिस प्रोसेस, मतलब फोटोसिंथेसिस की जब भी रिएक्शन होती है, उस टाइम पे जो भी ऑक्सीजन रिलीज होती है, दैट इज रिलीज फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम द CO2। CO2 से रिलीज नहीं होती, वाटर से निकलती है। और इस टेक्निक को प्रूव किया गया था एक रेडियो आइसोटोप टेक्निक से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ग्रीन प्लांट्स में यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रही है और यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो वाटर यूज किया जाता है एज अ हाइड्रोजन डोनर, जो कि ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। बल्कि जबकि अगर पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखें तो हाइड्रोजन यूज नहीं होगा, वहां पे वाटर की जगह क्या आएगा, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा, और हमें प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलेगा, या फिर सल्फर या फिर सल्फेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कुछ इस तरीके से थी, बिल्कुल ध्यान से देख लो, 6 कार्बन यूज करने पड़ रहे हैं, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कब बनता है, जब 6 CO2 यूज होते हैं और 12 H2O यूज होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस कहाँ आकर होती है, दैट इज अकर इन द लीफ में आकर होती है। लीफ की कौन सी सेल में, मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में कहा, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, so this is a diagram of a chloroplast as you see। यहाँ पर अगर हम देखें बिल्कुल ध्यान से, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से राइबोसोम होते हैं आपको आंसर करने, इट इज अ 80S और अ 70S, कौन से वाले राइबोसोम होते हैं,
जस्ट कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ पाइल्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ग्रेना, और ये दो ग्रेना को कौन जोड़ रहा होता है, दैट इज स्ट्रोमल लेमिनी। तो सपोज अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, तो अगर यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, ये सारे क्या हो जाएंगे, ग्रेना। इन दो ग्रेना को कौन जोड़ रहा है आपस में, दैट इज अ स्ट्रोमल लेमिनी, और जो भी ये स्पेस है ये क्या है, स्ट्रोमा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं मीजोफिल सेल में। मीजोफिल, सपोज दिस इज, ये जो ब्लू से बना रखा है ये मीजोफिल सेल है। तो जब मॉडरेट लाइट होती है तो क्लोरोप्लास्ट रैंडम मैनर में अरेंज होते हैं। अगर हाई लाइट होती है तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं सारे के सारे परपेंडिकुलर चले जाते हैं, और अगर लो लाइट होती है तो सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट जो है वो पैरेलल आते हैं, ताकि उन्हें एक ऑप्टिमम लाइट मिल सके अपनी फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक मेम्ब्रेन सिस्टम और एक स्ट्रोमा। आपको बता दिया मेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रेनल थैलाकॉइड आता है और स्ट्रोमल लेमिनी आता है, और स्ट्रोमा में क्या आता है, सिर्फ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मेम्ब्रेन सिस्टम में ही लाइट रिएक्शन होती है, दो तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेगी, लाइट और डार्क रिएक्शन, और स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, दैट इज योर डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर था, इतना आपको पता चल गया भाई। इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन भी जो होती है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। लाइट रिएक्शन को भी दो तरीके से बता रखा है, एक बता रखा है साइक्लिक और दूसरा बता रखा है नॉन साइक्लिक। उसी तरीके से अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है C3, एक होती है C4 साइकिल। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें एक क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, और एटीपी की सिंथेसिस करता है और एनएडीपीएच बनाता है। ठीक है, मतलब लाइट को ट्रैप करना और एटीपी बनाना और एनएडीपीएच बनाना, उसी को लाइट रिएक्शन कहते हैं। स्ट्रोमा का काम होता है, एंजाइम को यूज करता है शुगर बनाने के लिए, और वही शुगर आगे जाके किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो स्ट्रोमा जो मतलब वट एवर द डार्क रिएक्शन इज, तो डार्क रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, एटीपी और एनएडीपीएच में। सपोज करो अगर आपको खाना खाना है, तो पहले खाना खाने के लिए आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, तो वो पैसे प्लांट के लिए क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच। जैसे आपके लिए पैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 1 लाख, 2 लाख ऐसे है, उसी तरीके से प्लांट के लिए पैसे क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच। और जब ये पैसे कम जाते हैं तो इनकी हेल्प से खाना बनाया जाता है। उसी तरीके से जब आपके पास पैसे होते हैं तभी आप खाना खरीदते हो या खाना बनाने का सामान खरीदते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, दोनों की दोनों लाइट में आकर होती है। जो डार्क रिएक्शन होती है वो एटीपी और एनएडीपीएच पे डिपेंड करती है, और लाइट रिएक्शन का काम होता है एटीपी और एनएडीपीएच को बनाना। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन आपके ग्रेना और स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमल लेमिनी में होती है, सॉरी। डार्क रिएक्शन को हम कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं, एज इट मेंशन इन एनसीईआरटी। नेक्स्ट पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, भाई कुछ पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो दे आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरीके के होते हैं। एक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। आपको इनके कलर्स पता होना चाहिए। क्लोरोफिल ए इज अ ब्लू ग्रीन, येलो ऑरेंज एंड दिस इज येलो। जेंथोफिल येलो होता है, कैरोटीन आपका येलो ऑरेंज होता है, क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन एंड क्लोरोफिल ए इज अ ब्लू ग्रीन। ये आपको इनके कलर्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पिगमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं लीफ से, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज अ डायग्राम जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, कि एक जो डायग्राम है वो आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है, एंड सेकंड इज शोइंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। दोनों की डायग्राम जो है एक ही जैसे शो कर रहे हैं, एक एक्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, एंड सेकंड इज शोइंग एज एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। और दोनों को पता है कि दोनों मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से रीजन में शो करते हैं, ब्लू और रेड रीजन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जितने भी 4 पिगमेंट्स पढ़े थे उसमें से सबसे ज्यादा चीफ पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है वो है आपका क्लोरोफिल ए। सो यही एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि डज नॉट टेक प्लेस द अदर वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम, सिर्फ आपकी 2 लाइट लेता है, ब्लू और रेड, बाकी सब नहीं लेता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, बाकी तीनों के तीनों कैसे पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट, या फिर उन्हें थैलाकॉइड पिगमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, थैलाकॉइड इनका काम क्या होता है, ये वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, मतलब जो लाइट गिर रही होती है उसकी वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करते, बस काम करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब क्लोरोफिल ए को जलने से बचाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज की, लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल फेज। तो पहले इसमें क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगी, फिर पानी स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और उसके बाद एटीपी और एनएडीपीएच
बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या यहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं लाइट रिएक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज की, तो 4 पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रिएक्शन सेंटर, दूसरा होता है एंटीना, ठीक है। 4 पिगमेंट्स के अलावा एक को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, बाकी सबको एंटीना कहते हैं। रिएक्शन सेंटर कौन सा है? क्लोरोफिल ए, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ के टाइम पे वर्क करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है। और एंटीना में कौन कौन आता है? क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। आपको इन तीनों के कलर याद होने चाहिए, दैट इज योर येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज एंड दिस इज योर येलो। इसी को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पिगमेंट्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं दो और दो से ज्यादा डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, जिसका नाम हमने PS1 और PS2 कहा है, जिसके अंदर सारे के सारे पिगमेंट जो है सेम होते हैं सिवाय एक को छोड़ के, ठीक है। वो एक कौन सा पिगमेंट होता है? दैट इज अ क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये दोनों का जो नाम है, ये इनकी डिस्कवरी पे बेस पे रखे हैं, मतलब पहले PS1 बना था, फिर PS2 बना था, उसी हिसाब से नाम रख दिए, ना कि इस बेस पे रखे हैं कि किस हिसाब से फंक्शन करते हैं, ठीक है। फंक्शन के बेस पे नहीं रखे हैं, डिस्कवरी के बेस पे रखे हैं। दोनों में सारे केमिकल सेम होते हैं सिवाय एक के। वो कौन से पिगमेंट के? दैट इज अ पिगमेंट क्लोरोफिल ए। अब हम LHC की बात करें तो उसमें 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन से बाउंड होते हैं। सारे के सारे पिगमेंट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को हेल्प करते हैं, ताकि वो एक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सके अलग अलग वेवलेंथ की। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइट एक ही वेवलेंथ की गिरती है, कहां से? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की गिरती है। तो सारे पिगमेंट्स का काम होता है लाइट, डिफरेंट डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करना अलग अलग वेवलेंथ की। तो जितने पिगमेंट्स है वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे अलग अलग वेवलेंथ की, और रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। क्या रिएक्शन सेंटर होता है? क्लोरोफिल ए। दोनों का रिएक्शन सेंटर अलग अलग होता है, PS1 का अलग, PS2 का अलग। PS1 को P700 नैनोमीटर कहते हैं और PS2 को P680 नैनोमीटर कहते हैं। सपोज दिस इज अ नैनोमीटर। इसे P क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ये क्लोरोफिल ए, क्या है? क्लोरोफिल ए आपका पिगमेंट है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम P100 700 नैनोमीटर लिखा है और ये P680 नैनोमीटर लिखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये PS1 और PS2 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो अगर हम बात करें तो ये इस तरीके के कुछ ग्रेना होते हैं। इस ग्रेना में जो ऊपर की तरफ होता है वो आपका PS1 होता है, जो अंदर की तरफ होगा वो आपका PS2 होगा, ठीक है। जो उन दोनों को जोड़ रहा होता है उस पर सिर्फ PS1 होता है, ठीक है। अब जो अंदर की तरफ है उसको कह देते हैं एप्रेस्ड रीजन, जो ऊपर की तरफ है उसे कह देते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन, ठीक है। अब आप देखो PS1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने कह दिया PS1 ग्रेना और स्ट्रोमल लैमिनी दोनों में होता है, जबकि PS2 सिर्फ ग्रेना में होता है, ठीक है। देखो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन PS1 और PS2। PS1 की अगर हम बात करें 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और ये जो है दैट इज एब्जॉर्बिंग अ लाइट ऑफ P680 नैनोमीटर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन अ नॉन एप्रेस पार्ट ऑफ ग्रेनल थैलाकॉइड एंड स्ट्रोमल थैलाकॉइड। नॉन एप्रेस रीजन में होता है। PS2 कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन एप्रेस रीजन, मतलब दो के बीच में दबा हुआ था ना, यहाँ बीच में था। PS1 का काम क्या होता है? NADP रिडक्टेज में हेल्प करना, मतलब NADP रिडक्टेज में हेल्प करना, और क्या कर देना? NADP प्लस को कन्वर्ट कर देना किसमें? NADPH में। यहाँ पे NAD P यूज करते हैं, P फॉर फोटोसिंथेसिस। और PS2 का काम क्या होता है? वाटर की स्प्लिटिंग कराना। दोनों के काम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है। एक प्रोडक्ट है ATP, दूसरा है NADPH। ATP बनने को क्या कहते हैं? फोटोफोस्फोराइलेशन, ठीक है, जिसमें ADP दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ लाइट की प्रेजेंस में ATP में बन जाता है। और NADPH कब बनता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, जहां पे NADP प्लस रिड्यूस हो जाता है किसमें? NADPH में। ATP बनने को क्या कहते हैं? फोटोफोस्फोराइलेशन। NADPH कहाँ बनता है? दैट इज बनता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ETS कहाँ होगी? दैट इज ऑन अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो जो थैलाकॉइड, ये आपका जो एक प्रेजेंट है, ये इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं ग्रेना। और अगर इसी को खोल दें तो एक सिंगल की बात करें, ये जो मैं बार बार उसी के ऊपर आउटलाइन कर रही हूँ, दिस इज अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो इसी के ऊपर ETS होती है। यहाँ पर क्या होता है? डाउन हिल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन
एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाते हैं और वो कैरियर कैसे अरेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, अब ईटीएस के लिए आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर की जरूरत पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जरूरत पड़ेगी, मैंने एक साथ लिख दिए हैं। फियोफाइटिन जो होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है पीएस2 के लिए। ठीक है, प्लास्टोक्यूनिनॉन, साइटोक्रोम B61 और प्लास्टोसाइनिन, ये तीनों के तीनों क्या है, दैट दे आर इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर्स। आयरन सल्फर किसका प्राइमरी एक्सेप्टर है, PS1 का। ठीक है, FNR कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दैट इज अ फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आपको पता चल गया PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। PS1 का कौन है, आयरन सल्फर। ठीक है, बाकी प्लास्टोक्यूनिनॉन, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन, ये तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, यहाँ कॉपर यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम प्लास्टोक्यूनिनॉन को बोले तो एनसीईआरटी में इसके लिए हाइड्रोजन कैरियर लिखा है। तो क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजन कैरियर, तो आपको मार्क करना है प्लास्टोक्यूनिनॉन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिस इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बहुत इजी है, बिल्कुल ध्यान से देखो। यहाँ पर आपने PS2 लिखा है और यहाँ पे आपने PS1 लिखा है। सनलाइट गिरेगी, दोनों पे एक साथ गिरेगी। ठीक है, सनलाइट यहाँ पे जैसे ही गिरी, ये कहाँ प्रेजेंट है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, और ये कहा, फिर वो क्या करेगा, वाटर की स्प्लिटिंग करा देगा, वाटर टूटेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टूटेंगे, 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ऑक्सीजन में। और ये जो आपके 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कहा एक्यूमुलेट, इकट्ठे होने लगेंगे, थैलाकॉइड के ल्यूमन में। देखो ये था थैलाकॉइड, यहाँ पर PS2 प्रेजेंट है, वाटर अंदर की तरफ टूटा है, तो ल्यूमन मतलब वो खाली जगह। ठीक है, इसके बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, मैंने बताया था PS2 को कौन एक्सेप्ट करेगा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनिनॉन, प्लास्टोक्यूनिनॉन से साइटोक्रोम B6F, इससे प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से PS1 पे चला जाएगा, और जैसे PS1 पे जाएगा वहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, और कौन लेगा उसे, आयरन सल्फर। मैंने बताया था आयरन सल्फर क्या है, दैट इज अ प्राइमरी एक्सेप्टर फॉर PS1। ठीक है, और इसके बाद वो किसे दे देगा इलेक्ट्रॉन, FNR को। FNR क्या है, पैरोडक्सिन NADP रिडक्टेज। वो क्या करेगा, 2 NADP प्लस को 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में 2 NADPH में कन्वर्ट कर देगा, और जहां NADPH बनेंगे वो कहां बनेंगे, स्ट्रोमा में। यहाँ पर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास भी ATP बनेगा, वो भी कहाँ बनेगा, स्ट्रोमा रीजन में। अगर आप ये देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कह दिया ये डाउन हिल मूवमेंट है, लेकिन शुरू में ऊपर की तरफ गए थे, अप हिल डाउन हिल फिर अप हिल। तो अगर आप पोर्ट्रेट या अपने फोन को टिल्ट करके देखेंगे तो ये कुछ जेड की तरह देखेगा, इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने सारी चीजें लिख दी है। वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होती है, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड में। वाटर स्प्लिटिंग कराता कौन है, PS2। नॉन साइक्लिक रिएक्शन जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, दैट इज ऑन अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन पे हो रही है। ATP और NADPH कहाँ बने हैं, स्ट्रोमा रीजन पे। स्ट्रोमा में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम, ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि सारी स्ट्रोमा, देखो स्ट्रोमा आपका बाहर वाला रीजन है, ल्यूमन आपका अंदर वाला रीजन है। अभी वाटर की स्प्लिटिंग अंदर की तरफ हुई थी, बाहर से हाइड्रोजन और अंदर आते जाएंगे, तो ल्यूमन में हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक और जेड स्कीम, मतलब अगर आप कह लो नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम कहा जाता है, पहले अपहिल मूवमेंट हुआ, फिर डाउन हिल गया, फिर दोबारा से अपहिल हुआ, तो ये एक तरीके का जेड सा दिख रहा है, तो इसीलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। 3 ATP और 2 NADPH बनते हैं। अब ये हमने 3 ATP क्यों लिखे, 3 ATP इसलिए लिखे, अभी आपको अगर याद हो तो आपने फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन पढ़ी है, जिसमें आपने पढ़ा था कि 12 H2O यूज होंगे। ठीक है, आपको पता है 2 H2O से कितने ATP बने हैं, एक ATP बना है। ठीक है, 12 यूज होंगे तो, ठीक है, दो H2O से कितने हाइड्रोजन ब्रेक हुए हैं, 4 हाइड्रोजन ब्रेक हुए हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन जब जाते हैं तो एक ATP बनता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 2 H2O जब ब्रेक होंगे तो कितने बनेंगे, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से एक बनता है तो 4 3 तो टोटल कितने बनेंगे ATP, 3 ATP और 2 NADPH।
ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज अ डायग्राम दैट इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी, जिसमें यहाँ पे दो एलएचसी लिखे हैं। सो दिस इज योर PS2, दिस इज योर PS1। ठीक है, ये जो वाटर स्प्लिटिंग हो रही है दैट इज अकरिंग इन अ ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड। ये NADPH जो बन रहा है दैट इज फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रोमा रीजन। ये ATP जो बन रहा है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ओवर अ स्ट्रोमा। ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज योर फियोफाइटिन, और ये कौन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज योर आयरन सल्फर। सो दिस इज अबाउट योर एनसीईआरटी डायग्राम। एनसीईआरटी में सिर्फ खाली एक मॉलिक्यूल लिया है और उन्होंने ऑक्सीजन फिर पूरा नहीं लिखा है, तो हाफ ऑक्सीजन बनी है। तो अगर आपको ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल चाहिए तो उसके लिए 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा। नेक्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो सन से लाइट गिरेगी, ठीक है, PS1 पे गिरी, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, आयरन सल्फर पे गए, प्लास्टोक्यूनिनॉन, साइटोक्रोम B61, प्लास्टोसाइनिन, और इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। देखो जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहीं वापस आ गए। सो दिस इज अ साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, कहाँ हो रही है, स्ट्रोमल रीजन में। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ PS1 प्रेजेंट था। फिर बता दूं, आपके ये सारे ग्रेना है, यहाँ पे PS1 प्रेजेंट होता है और यहाँ पे आपका PS2 प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रोमल लेमिनी में सिर्फ PS1 होता है। तो अगर कोई पूछे तो साइक्लिक यहाँ होती है और नॉन साइक्लिक यहाँ होती है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे सिर्फ ATP बनेगा, NADPH नहीं बनेगा, ना ही ऑक्सीजन बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ ATP बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज अ डायग्राम दैट इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी। पी क्लोरोफिल, तो ये आपका PS1 है, सॉरी, इसे इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया, विच इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर आयरन सल्फर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सिर्फ PS1 काम करेगा, यहाँ दोनों काम करेंगे, यहाँ ATP बनेगा, यहाँ पे ATP और NADPH दोनों बनेंगे। ये सिर्फ स्ट्रोमल लैमिनी में होता है, ये ग्रेनल थैलाकॉइड में होता है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं बनती, यहाँ ऑक्सीजन बनती है। यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती, यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग होती है। इसे जेट स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या है? अभी आपने देखा था यहाँ ATP बना है, एज यू सी इन द डायग्राम, ये वाले डायग्राम में देखो यहाँ ATP बना है। ये ATP बना कैसे है उसके बारे में कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। ये पीटर मिशेल ने दी थी, जिन्होंने बताया था कि ATP बनता कैसे है। ATP बना कैसे, उस सिंथेसिस को एक्सप्लेन करता है। तो जितने भी प्रोटोन ग्रेडियंट होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग द ETS साइकिल, वो ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड में चले जाते हैं। ठीक है, आपको देखने को मिला था कि सारे के सारे H+ जो थे वो ल्यूमन के अंदर थे। ये ल्यूमन है, यहीं पे सारे H+ है। नेक्स्ट, इन सब का ब्रेक डाउन होगा, ये सारे के सारे टूटेंगे, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ PMF। PMF क्या है? प्रोटोन मोटिव फोर्स। और ये एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है? दैट इज रिलीज इन अ स्ट्रोमा रीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, PMF का काम क्या होता है? ATP की सिंथेसिस करना। कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा रीजन में। रिक्वायरमेंट ऑफ केमियोस्मियोसिस क्या है? दैट इज योर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। मतलब क्या क्या चाहिए आपको? एक थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटोन पंप चाहिए जिसकी वजह से प्रोटोन बाहर गिरे, प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए, मतलब प्रोटोन ग्रेडियंट एक जगह ज्यादा होंगे, एक जगह कम होंगे, और ATP सिंथेटेज एंजाइम चाहिए जिसकी वजह से ATP बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ATP आपका रेस्पिरेशन में भी बनता है, फोटोसिंथेसिस में भी बनता है। रेस्पिरेशन में जो बनता है उसे क्या कहते हैं? यू हैव टू कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। और जो फोटोसिंथेसिस में बनता है उसे फोटोफोस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP बनना, और वो ATP जो फोटो मतलब लाइट में बने उसे फोटोफोस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफोस्फोराइलेशन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, कहाँ होता है? अकरिना ल्यूमन। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में जो जो ATP बनता है वो कहाँ? वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बनता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। H+ जो होते हैं कहाँ पे आकर होते हैं? दैट इज अ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। देखो आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे H+ बन रहे होते हैं, यहाँ पे प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट में प्रोटोन ग्रेडियंट कहाँ बनता है? ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड के अंदर। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर डायग्राम दैट इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी। देखो फोटो सिस्टम 2 ये रहा, फोटो सिस्टम 1 ये रहा। यहाँ पे सारे आपके ETS है, क्योंकि साइटोक्रोम B61F कॉम्प्लेक्स दे रखा है। यहाँ हाइड्रोजन कैरियर अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं प्लास्टोक्यूनिनॉन है। ठीक है, NADP+
और NADPH बन गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, दैट इज योर FNR, ठीक है। हाइड्रोजन अंदर की तरफ इकट्ठे होते जाएंगे, ये pH2 पे लाइट गिरेगी, वाटर की यहाँ स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। हाइड्रोजन और अंदर आएंगे, अंदर आपको बहुत सारे हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, बाहर हाइड्रोजन कम होंगे। यहाँ पे पीएच की कंसंट्रेशन फिर कम होगी, मतलब जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां पीएच कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको एक F0 मिलेगा, दूसरा F1 मिलेगा। F0 जो है वो धसा हुआ है, एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में। कौन सी मेम्ब्रेन में, दिस इज योर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर वाला रीजन कौन सा है, स्ट्रोमा, ठीक है। और ये जो F1 है उसने स्ट्रोमा की तरफ फेस कर रखा है, मतलब जो बाहर वाला रीजन है उसी की तरफ फेस कर रखा है ना, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। या कहो मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहा है, दैट इज प्रोट्यूड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। यहीं पे एटीपी की मदद से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, वाटर की जैसे ही स्प्लिटिंग हुई, कहां पर होगी वाटर की स्प्लिटिंग, मेम्ब्रेन के अंदर। प्रोटॉन और हाइड्रोजन जितने भी हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। सो दिस इज योर मेम्ब्रेन। आपको पता चला वाटर की मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग यहाँ पर हुई, और जितने भी आपके H+ हैं सारे के सारे अंदर इकट्ठे होते जाएंगे। दिस इज योर ल्यूमन एंड दिस इज योर स्ट्रोमा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में मूव करेंगे, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे, और प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था आपका, फियोफाइटिन था। वो कहाँ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के आउटर साइड में। इसके बाद वो आगे पास ऑन करेगा, जिसे हम हाइड्रोजन कैरियर कहते हैं। तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टोक्यूनिनॉन। इसके बाद मॉलिक्यूल्स पास होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। उसी तरीके से प्रोटॉन जो है वो इनर साइड ऑफ ल्यूमन साइड में आते जाएंगे। नेक्स्ट एक NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, कहाँ पे, स्ट्रोमा के साइड पे, ठीक है। वहां पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 के पास, और PS1 को रिड्यूस कर देंगे NADP+ में, किसमें, NADPH में। और प्रोटॉन वहां से रिमूव्ड हो जाएंगे फ्रॉम द स्ट्रोमा रीजन। जैसे ही आपको पता चला, क्या पता प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूरी था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट, मतलब एक तरफ H+ ज्यादा है, एक तरफ कम है। तो मतलब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन हो सके, एनर्जी रिलीज हो सके। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अकर होने लग जाएगा, और कहाँ होगा, स्ट्रोमा रीजन में, थ्रू अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल किसे कहा गया है, दैट इज एटीपीएस के F0 को। सो दिस इज योर F0, ठीक है। F0 को क्या कहा गया है, दैट इज योर ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। यहाँ पे बाहर क्या प्रेजेंट है, दैट इज अ F1। ये दोनों दोनों के दोनों क्या है, एटीपीएस के हिस्से हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एटीपी एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, F0 जो कि कहाँ मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रहा है, और कौन सी डिफ्यूजन करेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेगा। जो F1 है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, और स्ट्रोमा की तरफ फेस कर रखा है, वो ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करेगा, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से F1 के अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा। क्वेश्चन आया चेंज किसके अंदर आता है, तो F1 के अंदर आता है, जिसकी वजह से एनर्जी पैक्ड एटीपी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यही सब कुछ लिखा हुआ है। कीमियो ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए होती है, एक हमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की जरूरत है, प्रोटॉन पंप की, प्रोटॉन की, और एटीपीएज एंजाइम की। सारे के सारे कौन सी डिफ्यूजन कराएंगे, दैट इज facilitated diffusion, low to high concentration with the help of carrier protein in which we are not requiring any energy, this is known as facilitated diffusion। next अगर हम बात करें, हमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट मिल गए, एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन, तीनों के तीनों मिल गए, जिसमें से हमें पता है कि एटीपी और NADPH जो है दे आर यूज्ड इन अ डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन में काम आएंगे और हम इनका खाना बनाएंगे, बिकॉज दे आर अ एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ऑक्सीजन जो भी मिला वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा फ्रॉम अ क्लोरोप्लास्ट। तो आपको पता चल गया फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है वो कैसे करता है, लाइट रिएक्शन की हेल्प से। वो भी लाइट रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, दैट इज इन अ नॉन साइक्लिक फेज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डार्क रिएक्शन में दो फेज है, C3 और C4 साइकिल। C3 का C3 एसिड स्टेबल होता है, इसीलिए हम उसे C3 साइकिल कहते हैं। C4 में C4 पहला एसिड बनता है। C3 वाला कौन सा है, दैट इज अ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 कौन सा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्यों कहा गया है, क्योंकि ग्लिसरिक एसिड के थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल की, तो ये एक यूनिवर्सल साइकिल है, मतलब जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं सबके अंदर C3 साइकिल होती है। इसे किसने डिस्कवर किया था? दैट इज मेल्विन क्लेविन ने। कब किया था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उन्होंने एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा लिया था जिसका नाम था क्लोरेला, और उसमें उन्होंने एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था, दैट इज अ C14 आइसोटोप। और उन्होंने एक कंपाउंड दिया था, दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड जिसे पीजीए कहा जाता है, और एक बायोसिंथेटिक पाथवे बताया था। बायोसिंथेटिक पाथवे मतलब जो एक कोई सिंथेसिस कर सके। स्ट्रोमा रीजन में आपको पता है भाई, क्लोरोप्लास्ट, इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का ये जो रीजन है यहाँ पे एक स्ट्रोमा है, ये सारा का सारा स्ट्रोमा है। वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। जिस ये एंजाइम के पास एफिनिटी होती है कि वो कार्बोक्सिलेज भी, मतलब CO2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है और ऑक्सीजनेज के साथ भी कंबाइन कर सकता है। कौन? RUBP, क्योंकि इसके पास दोनों कंपाउंड होते हैं। ठीक है। अगर वो CO2 के साथ कंबाइन कर रहा है तो C3 साइकिल बनेगी। बाय चांस उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया तो फोटो रेस्पिरेशन होता है, जिसे हम कहते हैं C2 साइकिल। ठीक है। अगर आपके पास, ठीक है, ये RUBP अगर आया, अंदर आया और ये एंजाइम प्रेजेंट है, तो ये CO2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है। ठीक है। अगर आपके CO2 और ऑक्सीजन कहीं पे बराबर है तो इसकी कंबाइनिंग एफिनिटी CO2 की ज्यादा है, मतलब ज्यादातर ही करेगा CO2 के साथ ही कंबाइन, अगर ये दोनों बराबर है। ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन ज्यादा है तो फिर ये C2 साइकिल दिखा देगा। ठीक है। C2 साइकिल कब दिखती है? जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। तो चलिए भाई इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज योर RUBP, जिसने प्राइमरी CO2 को एक्सेप्टर किया, मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 आया। ठीक है। उस CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा? RUBP। इसीलिए इसे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट किया, एक कंपाउंड बना देता है PGA। ठीक है। 3 PGA, 3 PGA कितने मॉलिक्यूल्स बनाएगा? 2, क्योंकि RUBP क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड, 5 और +1 6 बनने चाहिए थे, बना 3 ही, तो 3 के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। इसके बाद ये 3 PGA कन्वर्ट हो जाएगा 2 PGAL में। ठीक है। दैट इज फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। दिस इज ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड, और वो कहीं ना कहीं जाके सुक्रोज या ग्लूकोज बन सकता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं। तो आपके 2 ADP और 2 NADP प्लस बनेंगे। यहाँ पे अब की बार ATP यूज होंगे, क्योंकि हमने जो खाना बनाया है, जो हमने पैसे बनाए हैं, ATP और NADPH वो सारे के सारे यूज होंगे। और यहाँ पर एक ATP यूज होता है और ADP बना देता है, अगर हम इस PGL को कन्वर्ट करना चाहें RUBP में। ठीक है। आपको पता चल गया, रीजनरेशन में सिर्फ एक ही ATP बन रहा है, एक ही ATP यूज हो रहा है। और रिडक्शन में कितने ATP यूज हो रहे हैं? दैट इज 2 ATP यूज हो रहे हैं। तो आपको पता चला कि पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP। RUBP कितना कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड। जैसे ही उसने CO2 को एक्सेप्ट किया तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाया जिसे कहा गया PGA। PGA कितने कार्बन कंपाउंड है? दैट इज योर 3 कार्बन कंपाउंड। कितने ATP यूज हुए? 3 ATP यूज हुए। कितने NADPH यूज हुए? दैट इज 2 NADPH यूज हुए। 3 ATP कहाँ कहाँ यूज हुए? 2 यूज हुए थे आपके रिडक्शन में, और एक यूज हुआ था आपका रीजनरेशन में। ठीक है। आपको पता चल गया कि आपके 2 ATP कहाँ यूज हुए थे? आपके 2 ATP यूज हुए थे रिडक्शन प्रोसेस में, और एक ATP यूज हुआ था रीजनरेशन में। अब ये तो आपको पता चला जब एक CO2 साइकिल थी। कैल्विन साइकिल 6 टन लेगी। क्यों 6 टन लेगी? क्योंकि उसे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है, क्योंकि आपको पता है 6 CO2 यूज होंगे तब एक ग्लूकोज बनता है। तो अगर हमें 6 CO2 फिक्स करने हैं तो हमें कितने ATP चाहिए? एक के लिए 3 चाहिए और NADPH 2 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, 18 ATP और 12 NADPH। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रीजनरेशन में हमारे कितने ATP यूज हुए हैं? एक हुआ है भाई, एक CO2 के लिए। और रिडक्शन में कितने यूज हुए हैं? 2 हुए हैं, एक CO2 के लिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कितने NADPH यूज होंगे टू रीजनरेट RUBP, मतलब अगर RUBP को हम दोबारा से रीजनरेट करना चाहते हैं
तो हाउ मेनी NADPH आर यूज गोइंग टू बी यूज्ड इन अ रीजनरेशन प्रोसेस? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? दैट इज रुबिस्को एंजाइम जो है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, जो कि बाइंड कर सकता है CO2 के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी. लेकिन ज्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है? CO2 के साथ होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के दोनों बराबर होते हैं, इज इक्वल टू 1 के. तो अब आपका ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कब करेगा? ऑक्सीजन के साथ तब बाइंड कर सकता है जब ये इक्वेटर रीजन पे हो, मतलब ट्रॉपिकल रीजन पे हो, या ऐसे रीजन में जहां पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो, या ऐसे रीजन में जहां CO2 की कंसंट्रेशन कम हो, और ऐसे रीजन में जहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है. तो आपने पढ़ा था कि RUBP जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन करता है तो 2 मॉलिक्यूल्स देता है 3 PGA के. वहीं पे RUBP अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो एक ही मॉलिक्यूल देगा PGA का, और एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोस्फोग्लाइकोलेट में, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है. इसीलिए इसे C2 साइकिल कहते हैं, या कह लो फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेस्टफुल प्रोसेस. वेस्टफुल है, ना ही शुगर बना रहा है ना ही ATP बना रहा है, जबकि क्या कर रहा है? CO2 को रिलीज कर रहा है और ATP को यूज कर रहा है, ना ही आपका NADPH बना रहा है. कुछ भी नहीं कर रहा. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेस्टफुल प्रोसेस. नेक्स्ट अगर हम बात करें C4 साइकिल की, तो इसे हेचलेक पाथवे भी कहते हैं. कहाँ पे होता है? ड्राई ट्रॉपिकल ग्रासेस में. ठीक है. कितने प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल देखने को मिलेगी? सिर्फ 1% में. अर्थ के पास जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में से सिर्फ खाली 1% ऐसे हैं जो C4 साइकिल शो करते हैं. ठीक है. C4 साइकिल कहाँ आकर होती है? C4 प्लांट्स में. ठीक है. C4 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें C3 भी होगा, C4 भी होगा. क्यों? क्योंकि मैंने बताया C3 साइकिल कैसी, दैट इज योर यूनिवर्सल साइकिल. C4 साइकिल जो होती है, या C4 प्लांट जो होते हैं, वो हाई टेम्परेचर हाई लाइट सबको टॉलरेट कर सकते हैं. इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा अच्छी होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें C4 प्लांट्स के एग्जांपल के, तो डाइकॉट का एग्जांपल है अमरैंथस, मोनोकॉट का एग्जांपल है मेज, शुगरकेन और सोरगम. वेयर एज C3 प्लांट्स के भी एग्जांपल देख लें तो आपके व्हीट राइस, जो कौन सी फैमिली है? दैट इज योर ग्रामिनी. ग्रामिनी या कह लो पोएसी फैमिली, बिल्कुल भी नहीं भूलना इन्हें. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रैन्स एनाटॉमी की, व्हाट डू यू मीन बाय क्रैन्स एनाटॉमी, तो यहाँ पे हम लीफ एनाटॉमी की बात करते हैं. मतलब आपको ना रेथ लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल देखने को मिलेगा. ठीक है. रेथ लाइक मतलब बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी. ठीक है. लीफ के अंदर बंडल शीट सेल प्रेजेंट होती है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज है बहुत सारी लेयर्स में, और वहां पे आपको कौन सा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है? दैट इज अ ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. कौन सा क्लोरोप्लास्ट? दैट इज योर ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. एक आपकी मीजोफिल सेल है, दूसरी आपकी बंडल शीट सेल है. मीजोफिल सेल जो होती है दैट इज थिन, और बंडल शीट सेल जो होंगी वो थिक होंगी. ठीक है. अब जो थिन वाली सेल है वहीं से तो गैसेस परमिएबल हो सकती है, मतलब गैस का आना जाना वहीं से लगा रह सकता है. थिक वाली तो इम्परमिएबल होंगी ना. तो CO2 एटमॉस्फेयर में कहाँ एंटर करेगी? मीजोफिल सेल में. CO2 जैसी एंटर की, उसे किसने एक्सेप्ट कर लिया? पेप ने. पेप कौन सा कंपाउंड था? दैट इज योर 3 कार्बन कंपाउंड. कंबाइन करके क्या बना दिया? OAA, 4 कार्बन कंपाउंड, एक्सैलो एसिटिक कंपाउंड. ठीक है. जो कि पहला प्राइमरी CO2 स्टेबल प्रोडक्ट है. फिर वो OAA किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैलिक एसिड में या फिर अस्पार्टिक एसिड में. ठीक है. वो कहाँ चला जाएगा? वो जाएगा बंडल शीट सेल के अंदर. वो मैलिक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब की बार कौन एक्सेप्ट करेगा? RUBP. जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो कौन सी साइकिल बना देगा? C3 साइकिल. ठीक है. अब की बार C3 साइकिल कहाँ होकर हो रही है? बंडल शीट सेल में. और आपने जो C3 साइकिल पढ़ी थी वो नॉर्मल प्लांट्स में कहाँ होती है? मतलब C3 प्लांट्स में दैट इज अकर इन अ मीजोफिल सेल. यहाँ कहाँ हो रही है? बंडल शीट सेल में. CO2 निकल रहा है तो क्या इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कह दे? ठीक है. और ये अब की बार क्या बना देगा? मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड दोबारा से वापस जाएगा, 2 ATP यूज करेगा, 2 ADP में बना देगा, और दोबारा से रीजनरेट होकर पेप बना देगा.
ठीक है, आपको पता है ना पायरुविक एसिड इज रीजनरेशन शो कर रहा है, फोस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ 2 एटीपी। याद करो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या पढ़ा है, फोस्फोइनॉल पायरुवेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड से फोस्फोइनॉल पायरुवेट भी तो बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे कितने एटीपी यूज होंगे, 2 एटीपी यूज होंगे। अब आपको पता है C3 साइकिल के अंदर कितने एटीपी यूज होते थे, 3। कितने NADPH यूज होते थे, 2। ठीक है, अब आपको ये एक्स्ट्रा पता चल गए, एक्स्ट्रा कहाँ पता चले आपको, C4 साइकिल में एक्स्ट्रा कितने एटीपी हैं, 2 एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, तो पहला CO2 को एक्सेप्ट किसने किया, पेप ने, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड। पहला CO2 स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बना, OAA ऑक्सैलो एसिटिक, कितने कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। C3 साइकिल कहाँ हो रही है, बंडल शीट सेल में। टोटल कितने एटीपी है, 5 एटीपी। ठीक है, 3 एटीपी आपके कहाँ बने, 3 एटीपी आपके कौन सी सेल में बने, बंडल शीट सेल में यूज हुए, और 2 एटीपी कहाँ यूज हुए, दैट इज यूज्ड इन अ मीसोफिल सेल। एंजाइम कौन सा है मीसोफिल सेल में, पेपकेस। थिक वॉल किसकी होती है, बंडल शीट सेल की, तो इसी का डिफरेंशिएट देख लेते हैं। मीसोफिल में कौन सा एंजाइम है, पेपकेस। बंडल शीट में कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पेप होता है मीसोफिल सेल में, 3 कार्बन कंपाउंड। बंडल शीट सेल में 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज योर RUBP। थिक वॉल किसकी है, बंडल शीट सेल की। परमिएबल टू गैसेस कौन सा होगा, मीसोफिल सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज अ चार्ट दैट इज मेंशन इन योर NCERT, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि C3 और C4 में देखो, आपको बताना है कि केल्विन साइकिल कहाँ आकर होती है। तो C3 प्लांट्स में मीसोफिल सेल में, C4 में बंडल शीट सेल में। पहली कार्बोक्सिलेशन मीसोफिल सेल, मीसोफिल सेल जो कितने सेल फिक्स करता है, दैट इज यहाँ पे मीसोफिल सेल करता है, यहाँ पे मीसो बंडल शीट सेल दोनों करती है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था, RUBP था, इधर पेप था। कितने कार्बन कंपाउंड था, 5, 3 कार्बन। पहला प्रोडक्ट जो बनता है उसे PGA कहते हैं, उसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। PGA कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, और C4 प्लांट्स में ऑक्सैलो एसिटिक कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट, क्या प्लांट के पास रुबिस्को है, हाँ है, इधर है, इधर है। C3 प्लांट्स के पास है, नहीं है। C4 के पास है, हाँ है। नेक्स्ट, अगर रुबिस्को प्लांट्स कौन सी सेल में प्रेजेंट होता है, मीसोफिल, इधर कहाँ था, बंडल शीट सेल में। ठीक है, CO2 क्या आपकी हाई रेट इंटेंसिटी पे हो सकती है, यहाँ पे मीडियम में हो सकती है, यहाँ हाई पे हो सकती है। फोटो रेस्पिरेशन क्या लो लाइट पे होगी, नहीं होगी, अभी बताया था हाई लाइट पे होती है, तो दोनों में नहीं होगी। हाई लाइट पे हो सकती है, C3 प्लांट में हो सकती है, C4 में नहीं होगी। फोटो रेस्पिरेशन लो CO2 कंसेंट्रेशन, लो CO2 की कंसेंट्रेशन में हो सकती है, हाँ हो सकती है। C4 में हो सकती है, नहीं हो सकती। फोटो रेस्पिरेशन हाई CO2 में हो सकती है, नहीं हो सकती। CO2 हाई है तो कार्बोक्सिलेशन होगी ना, फोटो रेस्पिरेशन क्यों होगी। CO2 की अगर हाई कंसेंट्रेशन है तो C3 C4 में होगी, नहीं, दोनों में नहीं होगी। टेम्परेचर के लिए दोनों के दोनों, ये 20 से 25 और ये 30 से 40। इसके एग्जाम्पल व्हीट और राइस, इसके मेज, सॉर्गम और शुगर के। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स दैट इज मेंशन इन योर NCERT। ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लीफ की एज, साइज, नंबर, ओरिएंटेशन, क्या क्लोरोप्लास्ट है, कितनी मीसोफिल सेल है, क्या क्लोरोफिल का कंटेंट है, या CO2 कंसेंट्रेशन कितनी है, दीज ऑल आर इंटरनल फैक्टर्स। मतलब अंदर भी CO2 प्रेजेंट होती है, तो ये सारे के सारे इंटरनल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल में कि बाहर CO2 कितनी है, कितनी लाइट है, कितना टेम्परेचर और कितना वाटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी अंदर फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, या जितने भी अंदर के फैक्टर्स हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन पे और प्लांट की ग्रोथ पे। अब क्वेश्चन आपका ये है कि CO2 इज अ फैक्टर फॉर बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या जो CO2 है वो इंटरनल फैक्टर और एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर दोनों है, ये क्वेश्चन है, हाँ या ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसे ब्लैकमैन ने दिया था। मतलब उन्होंने कहा था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी फैक्टर लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। सपोज अगर यहाँ लो लाइट लिखी है और यहाँ पे हाई लाइट, हाई टेम्परेचर दोनों लिखा है, तो कौन सा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज लो लाइट। जो चीज कम अमाउंट में लिखी है वो दैट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल या डायरेक्टली कंट्रोल द रेट ऑफ
फोटोसिंथेसिस। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट को हम बात करते हैं इन अ थ्री टर्म्स: क्वालिटी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी। क्वालिटी मतलब कौन सी वेवलेंथ की है, ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड के लिए है, क्या फोटो पीरियड है, इंटेंसिटी कितने अमाउंट ऑफ लाइट गिर रही है पर एरिया पे, मतलब अगर ये एरिया है तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ लाइट गिर रही है, दैट इज योर इंटेंसिटी। ड्यूरेशन कितनी लंबे वक्त के लिए गिर रही है, क्वालिटी कौन सी वेवलेंथ की है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका ब्लू और रेड रीजन देता है, मिनिमम कौन सा देगा, दैट इज योर ग्रीन लाइट। अगर हम लाइट की बात करें तो लो लाइट पे जब लाइट कम होती है तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लाइट हाई है तो वो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज यू सी इन अ डायग्राम कि लीनियर रिलेशनशिप शो करता है जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है, जैसे ही हाई हो जाती है तो जो फैक्टर्स होता है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग होगा। तो यहाँ पे दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल और यहाँ पे नो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी सनलाइट गिरती है सिर्फ उसका हम 10% ही यूज करते हैं, सिवाय एक्सेप्ट फॉर प्लांट प्लेस इन अ शेडी और डेंस फॉरेस्ट। ऐसे प्लांट जो शेडी या छांव वाली एरिया में या डेंस फॉरेस्ट में है, लाइट इज अ रियरली लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। ठीक है, लाइट इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर एक्सेप्ट किनके लिए, दोज प्लांट प्रेजेंट इन अ शेडी और डेंस एरियाज। अगर लाइट की इंटेंसिटी है या लाइट इंसिडेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बियॉन्ड द पॉइंट पहुंच जाता है, तो क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन कर देगा, या कह दो फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देगा। ब्रेक डाउन मतलब क्लोरोफिल को जलाने लगेगा और फोटोसिंथेसिस को कम कर देगा अगर लाइट जो है बहुत बियॉन्ड द पॉइंट पहुंच गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, कितनी, 0.3 से 0.4% है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन हम 0.5% अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसके बाद अगर ज्यादा बढ़ेगी तो वो हमारे डैमेज करने लग जाएगी। अगर C3 और C4 प्लांट के लिए बात करें तो दोनों के दोनों अलग अलग CO2 कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। C4 प्लांट जो है वो कितना सैचुरेशन शो करते हैं, 360, और C3 प्लांट्स कितना शो करते हैं, 450। नेक्स्ट अगर हम बात करें, C3 प्लांट जो होते हैं वो हायर CO2 कंसंट्रेशन पे अच्छी सी फोटोसिंथेसिस शो करेंगे और अच्छी सी प्रोडक्टिविटी देंगे फॉर द ग्रीन हाउसेस क्रॉप सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर। ठीक है, अब आपको पता है C4 प्लांट्स जो है ऐसा नहीं करेंगे। C3 प्लांट्स के लिए CO2 ज्यादा चाहिए, आपको भी पता है। CO2 अगर कम होगी तो वो फोटो रेस्पिरेशन शो करने लगेंगे, इसीलिए C3 प्लांट जो है जब CO2 कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो अच्छी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और अच्छी प्रोडक्टिविटी करते हैं। इसीलिए ऐसे प्लांट्स को अलाउ किया जाता है टू ग्रो इन अ कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो, ताकि वो हायर यील्ड दे सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, देखो डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक, डार्क रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, वो किस लिए कौन कंट्रोल करता है, दैट इज अ टेम्परेचर कंट्रोल। although light reaction is also temperature sensitive but at laser extent, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी रिएक्शन जो है टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड कर रही है, तो आंसर होगा डार्क रिएक्शन। क्यों, क्योंकि डार्क रिएक्शन के अंदर ज्यादा एंजाइम यूज होते हैं और वो उसको रिस्पॉन्सिबल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, C4 प्लांट जो है वो हायर टेम्परेचर शो करते हैं, हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, वेयर एज C3 प्लांट जो है वो कम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस का होता है वो अलग अलग प्लांट का अलग अलग होता है, वो वहां पे डिपेंड करता है कि प्लांट जो है वो कौन से हैबिटेट में रह रहा है, उसने कितना अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। जैसे सपोज ट्रॉपिकल प्लांट जो होता है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्लांट दोज हु आर प्रेजेंट इन टेम्परेट एरियाज। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर स्ट्रेस की, तो आपको पता है वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन। अगर याद हो तो लाइट रिएक्शन में आपने वाटर को रिएक्टेंट में पढ़ा था ना, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, तो जो वाटर का फैक्टर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसे अफेक्ट करता है। कैसे, अगर वाटर स्ट्रेस है मतलब वाटर कम है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो CO2 की
एवेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। ठीक है, वाटर स्ट्रेस की वजह से लीव्स जो है वो विल्ट हो जाती है, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देंगी और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी लीफ की जो है कम हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक एनसीईआरटी की लाइन कवर कर दी है। आराम से अच्छे से पढ़ना। अब ये 45 मिनट्स तक की वीडियो होगी तो प्लीज इसे 2x पे मत देखना, क्योंकि मैंने भी काफी तेज तेज और जल्दी जल्दी पढ़ाया है। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून विद आवर चैनल। टुमारो आई एम गोइंग टू अपलोड वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग वीडियो टिल नाउ, क्योंकि बहुत टाइम मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी तो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। एटलीस्ट मैं बायो का कंटेंट कंप्लीट कर दूंगी। एंड द 1 को आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास ऑन अ क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू लाऊंगी। ऑलमोस्ट अबाउट 500 तो होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा हो गए तो दैट इज गुड फॉर यू एंड बेनिफिशियल टू एज वेल। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।